हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करा है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए फिजिक्स के, और जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो इस चैप्टर के आज हम लोग ऐसे 5 टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक रियलिटी चेक भी होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई मिस तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें वो आती है हमारी सेंटर ऑफ मास की। तो सबसे पहले कंसेप्ट जो मैं लूंगा वो लूंगा सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास में भी रिमूवल ऑफ सेंटर ऑफ मास। है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अगर कोई डिस्क है, डिस्क से हमने कोई पोर्शन रिमूव कर दिया है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो कंसिडर करिए आप कि एक डिस्क है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है, और इस डिस्क से जो बड़ी डिस्क है इससे मैंने एक डिस्क रिमूव करी है, जिसका इस तरह से रिमूव करी है डिस्क। तो ये जो छोटी डिस्क रिमूव करी है हमने, इसका रेडियस है r/2। तो अगर मैंने ये डिस्क रिमूव कर दी तो मेरे पास बचा हुआ पोर्शन क्या रहा, बचा हुआ पोर्शन सिर्फ इतना सारा। तो हमें पता होना चाहिए कभी भी जब रिमूव पोर्शन होता है, तो कभी भी हम जब पोर्शन रिमूव कर रहे हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो यहीं पे बात आती है बच्चों कि कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो नेगेटिव मास का कंसेप्ट ये कहता है कि जो रिमेनिंग डिस्क है, रिमेनिंग डिस्क को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्क। दिस थिंग इज सेम एज, एक तो बड़ी वाली डिस्क इसका मास है, पॉजिटिव है, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक और डिस्क है ये वाली नेगेटिव मास। तो बात ये आती है कि ये जो मतलब पोर्शन मेरे को मिला है, मतलब इस बीच में यहाँ पे होल है, तो ये पोर्शन मेरे को कैसे मिला होगा। कहने को तो एक ट्रिक है, लेकिन इससे इस कंसेप्ट से हमारा आंसर आ जाता है। इसका मास एक्चुअली में -m/4 आएगा। तो ये कैसे आया, हमने ये माना कि जो डिस्क है जिसमें यहाँ पे होल है, तो जैसे हम लोग वो नहीं बोलते, तो पॉजिटिव मास का मतलब क्या होता है, मास ऐड करा। नेगेटिव मास का क्या मतलब हो गया कि मास रिमूव करा। तो अगर मैंने इस पोर्शन में मास ऐड भी करा और रिमूव भी करा, तो ये अब देखो कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कि मेरे को दिस डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्क, वन इज अ बिगर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड अनदर डिस्क ऑफ रेडियस r/2। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो अब मुझे जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, इस रिमेनिंग पोर्शन का मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन यहाँ पे सेंटर पे मान लेते हैं इसमें। तो उसमें बात ये आती है कि मैंने मास m/4 कैसे लिखा। तो एक्चुअली में गाइस क्या हो रहा है, जो मास है, अब ये डिस्क है, डिस्क में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है मास डिस्ट्रीब्यूट होता है एरिया में। तो अगर एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर मेरे को मास दिया हुआ है m और रेडियस r दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं एक टर्म लिखूंगा सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय एरिया। तो एक्चुअली में जो मास है, किसी भी पोर्शन का अगर हमको मास लिखना है तो वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्योंकि ये जो छोटी वाली डिस्क है, इसका जो एरिया आप लोगे πr/2 होल स्क्वायर, वो 1/4 आएगा, तो उसका मास भी 1/4 आएगा। तो अब ये देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। और वो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, वो सेंटर ऑफ मास 2 चीज़ों से निकलेगा, एक तो बड़ी वाली डिस्क प्लस इन दोनों का डिस्क। और ये दोनों कहाँ कैसे प्लेस्ड है, ये वाली डिस्क एक्चुअली में यहाँ पे प्लेस्ड है। तो उसको अगर मैं फिर से फिगर बनाऊं तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका। राइट गाइस, ऐसा ही बनेगा। ये ओरिजिन मान ली थी मैंने, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x, दिस इज 0,0। तो मुझे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अब ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव मास है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे एक वॉइड बन जाता है। तो फिर अपना वही हमें क्या करना था, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना था। इसका क्या सेंटर ऑफ मास होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब और एक चीज़ देखने वाली क्या है, ये चीज़ भी बहुत हेल्पफुल होती है कि कभी भी सेंटर ऑफ मास निकालना हो आपको, आप ये देखो इस एक्सिस के अबाउट जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे। अगर मैं इस फिगर में बात करूँ, ठीक है यहाँ पे वॉइड है, जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो नहीं आएगा, सिर्फ
एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो m1 x1, m1 मतलब बिगर डिस्क, और उसका सेंटर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर कितना है, हमने इसके सेंटर पे जब ओरिजिन मान लिया है तो 0 आ जाएगा ना, वो 0 प्लस m2 है छोटी वाली डिस्क, इसका मास कितना है -m/4 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पोर्शन इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास छोटी डिस्क का फ्रॉम द ओरिजिन। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका r/2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा -r/6। तो अगर हमें कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास पता है तो हम बड़ी आसानी से सेंटर ऑफ मास किसी भी पोर्शन का निकाल सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये था। दूसरा कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, सेम फिगर में अगर मेरे को रिमूवेबल ऑफ मास था एक्चुअली में, तो सेम फिगर में अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। अभी तो हम लोगों ने क्या करा था, अभी हम लोगों ने निकाला था सेंटर ऑफ मास रिमूव पोर्शन का, जो रिमेनिंग पोर्शन है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं उसके लिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो कि आपको पता होने ही चाहिए। तो सेकंड जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। पोर्शन रिमूव करा है, सेम डिस्क है, मास कैपिटल M है, रेडियस R है, और एक छोटी सी डिस्क हमने निकाली है जिसका रेडियस है r/2। तो ऑब्वियसली मास m/4 हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको। और उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर डिस्क की जगह अगर स्फीयर आ जाता है ना, सॉलिड स्फीयर से हमने एक कैविटी निकाली है, स्फेरिकल कैविटी, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो कैविटी है उसका मास कितना होगा। सेम क्वेश्चन मान लो कि ये स्फीयर है और मुझे इस चीज़ का जो कैविटी है उसका मास निकालना होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में मतलब वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करते, है ना। वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाती है उस केस में, वॉल्यूम डेंसिटी रो मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो रो इंटू, तो ये तो वॉल्यूम डेंसिटी हो गई। तो यानी कि अगर मेरे को ये जो कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है ना, अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हमारा डिस्क ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर स्फीयर होता तो क्या होता। तो उस केस में हम लोग क्या करते, इस कैविटी का मास निकालने के लिए मैं क्या करता, मास होता वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस तरह से निकालते। जैसे इस केस में भी हम लोगों ने क्या करा, डिस्क के लिए निकाला है, तो डिस्क के लिए जब हम निकालते हैं तो हम लोगों ने सरफेस डेंसिटी का यूज़ करा है। तो ये जो कैविटी है, कैविटी का मास कितना आ जाएगा, कैविटी का मास आ जाएगा हमारा, ये जो मतलब जो पोर्शन निकाला है, हॉलो पोर्शन करा है, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो m/πr² इंटू इसका एरिया कितना है इसका, πr² होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लोगों का सॉल्व करके आ जाएगा m/4। तो अब सेम क्वेश्चन में जिसमें हम लोगों ने अभी सेंटर ऑफ मास निकाला था, सेम क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि जो ये बची हुई कैविटी है, सॉरी बचा हुआ जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, इस एक्सेस के अबाउट ना, एक्सेस जो कि सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है डिस्क के, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तो बड़ा टफ लग रहा है, टफ है क्या, नहीं। देखो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब ये समझ लो आपको सिर्फ दो कंसेप्ट मिलजुल के लगाने होते हैं, एक होता है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। बस ये क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ गई है कि इसमें एक की बजाय दो बॉडीज हैं और एक को हमने हॉलो आउट कर लिया है। तो उसमें भी बच्चों हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव मास एंड नेगेटिव मास। तो इस एक्सेस के अबाउट मेरे को अगर इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि इट इज सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बिगर स्फीयर, बिगर डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m/4 एंड रेडियस r/2। प्रीवियस केस में सेंटर ऑफ मास के लिए हमने ऐसे ही करा था, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज करा था। सेम चीज़ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यूज कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, वो देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो एक चीज़ तो हमको ये क्लियर हो गई कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
तो मैं इसका अलग, दोनों का अलग अलग, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो कहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशन मोशन में जो मास का कॉम्प्लीमेंट है, सेम वैल्यू है रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो कि मास की होती है ट्रांसलेशन मोशन में। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है। तो जैसे आपको याद होगा कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को इन दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था तो दोनों को ऐड कर देते थे। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता है ना, क्योंकि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग करा है, एक्चुअली में दोनों प्लेस तो इस तरह से है ना। और ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे अगर -m/4 आ जाएगा और +m/4 हो जाएंगे, दोनों मिला के एक यहाँ पे होल बन जाएगा। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है ये हमको पता है, mr²/2। अब बात आती है इसकी। अब देखो डिस्क की अगर बात है ना, जो ये नेगेटिव मास वाली डिस्क है, अगर मैं नेगेटिव मास वाले डिस्क की बात करूँ तो जो यहाँ पे प्लेस्ड है, तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेते हैं ना, अगर मैं इस वाली इसकी बात करूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। कभी भी हम लोग जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं बच्चों, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज IC + MD²। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो IC है ये उस एक्सिस के अबाउट है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ना। ये वाला जो टर्म है ये हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और जो रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि IC मतलब ये हो जाएगा IC, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है आपस में, तो उसके अबाउट कितना होता है, सेंटर के अबाउट हमको पता है कितना है, mr²/2। m कितना है, -m/4, mr²/2, r²/2 प्लस md²। अब d क्या है, एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है और जिसके अबाउट हमको चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2 प्लस mr² है ना, md²। तो उसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा mr²/32। तो पूरा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 13/32 mr²। तो जो ये नेगेटिव मास का कंसेप्ट है वो ना कि सेंटर ऑफ मास के लिए यूज़ हो सकता है, बल्कि वो यूज़ हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। उसमें ध्यान देने वाली चीज़ बस ये है कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो ये जो पहला टर्म है ना I, ये हमेशा आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, ऐसी एक्सिस के अबाउट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट जो बच्चों हमारा कंसेप्ट है वो हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो रोटेशनल वेरिएबल्स और ट्रांसलेशन वेरिएबल्स में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो थर्ड जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। मतलब कि अगर कोई एक पुली है, तो मैं एग्जांपल्स वही ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। टॉपिक को उन्हीं क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। तो ये एक पुली है, पुली का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और इस पर हमने रस्सी लपेटी हुई है, ठीक है। तो एक एंड पुली का फ्री हो गया। तो अगर मैं पुली को टेंशन T दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि ये पुली है, पुली को मैं किस टेंशन से खींचूं ताकि जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक,
ये जब पुली रोटेट करेगी तो उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। तो ये अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करूंगा, तो ये रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाए, ये हमको निकालना है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाए। ऐसा क्या करें कि कितनी टेंशन से खींचें ताकि जो ये डिस्क है, डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए अल्फा। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि अल्फा आएगा कैसे। अब देखो अल्फा ये जो है ये लीनियर मोशन वाला नहीं है, ये रोटेशन वाला है। तो रोटेशन वाला अल्फा की बात हो रही है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो सबसे पहले तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लोगे, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक, और इसमें एक जो मतलब ट्रिक्स आ जाती है वो ये आ जाती है कि जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा बोला, अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होगी। अब हम लोग रिलेट कर रहे हैं लीनियर वेरिएबल्स को और रोटेशनल वेरिएबल्स को। अब अगर ये जो डिस्क है ये अगर अल्फा से रोटेट कर रही है तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे, अच्छा डिस्क है ना, तो डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अगर ये डिस्क रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट पे जो डिस्क का एक्सेलरेशन है, मतलब जो लीनियर एक्सेलरेशन है और जो ये रस्सी है, दोनों का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी। तो इसमें आप लोग क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि अगर ये जो रस्सी है, रस्सी का अगर एक्सेलरेशन ए है तो उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं अल्फा से, कैसे, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, है ना, ये हम रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन में और क्या चेंज आ जाता है, चेंज ये आ जाता है कि जो अल्फा है, अल्फा की जनरली जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर अल्फा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में ना देके अल्फा अगर आपको दिया है रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में, फिर क्या करोगे भाई, इसी क्वेश्चन में ना जो प्रीवियस ईयर में आया था, आप लोग देख भी सकते हैं, तो उसमें क्या था कि जो अल्फा दिया हुआ था वो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में दिया था। लेकिन कभी भी हम जब ये इक्वेशन यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो हम लोगों को उसको यूज़ करना होता है एसआई यूनिट्स में। तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा रिवॉल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकंड में, मतलब जो रिवॉल्यूशन है वो अल्फा रिवॉल्यूशंस जो है, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन मीन्स 2 पाई। तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 पाई अल्फा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि कभी भी हम लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में लेना पड़ेगा। ठीक, और क्या रिलेशन कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी v है, v हो जाएगा आपका आर ओमेगा, है ना। किसी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी अगर v है तो डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा। ये तुमको पता ही है। रेडियल एक्सेलरेशन, रोटेशन मोशन में हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हर पॉइंट का v स्क्वायर बाय आर। रेडियल एक्सेलरेशन will be v square by r. So this is the third concept. नेक्स्ट जो कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इजी। आपको लैंग्वेज से मेकआउट करना पड़ेगा कि कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, कब नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन में आपको बताएंगे नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज से मेकआउट करना पड़ेगा। तो चौथा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसा कि हम सबको पता है एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो L इज कांस्टेंट। ठीक, अब लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। कभी कभी तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, कभी कभी लैंग्वेज से मेकआउट करना पड़ता है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है कोई प्लैनेट है, वो अराउंड द सन मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में। तो एक्चुअली में क्या होता है, कभी भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है एलिप्टिकल पाथ में, तो वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है।
सेंट्रल फोर्स में जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर या फोकस लग रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्स लग रहा है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लैनेट सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर में मूव करता है ना, सेंट्रल फोर्स, ऐसी फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स लगे और या फिर एलिप्स के केस में फोकस की तरफ लगे। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो टॉर्क लोगे ना, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, तो फोर्स भी इधर ही है, आर भी इधर ही है, तो उसमें टॉर्क जीरो आएगा। तो उस केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो उसी पे बेस एक क्वेश्चन भी आया था कि जब पार्टिकल प्लैनेट जब सन के सबसे पास है उसकी वेलोसिटी v1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन r1 है, और जब प्लैनेट सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी इज v2 एंड डिस्टेंस इज r2, वेलोसिटी इज v2 एंड डिस्टेंस इज r2। तो हमें दोनों में रिलेशन बताना था कि जो v1 बाई v2 है, जो वेलोसिटीज का रेशियो है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब ये देखो कि जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स है, अब कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, हम अगर बाकी फोर्सेस को इग्नोर कर दें, सिर्फ सेंट्रल फोर्स लग रही है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उस केस में क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, तो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr1, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv2r2। तो यहाँ से बच्चों हमारा वेलोसिटीज का जो रेशियो है ये आ जाएगा r2/r1। तो मेन जो चीज़ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से मेकआउट करनी थी वो ये करनी थी कि जो फोर्स है या फिर जो टॉर्क है, टॉर्क इज एक्चुअली जीरो, बिकॉज सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, फिर तो बात खत्म हो गई। एक और मिलता जुलता एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये दिया हुआ था कि एक कोई स्फीयर है और ये स्फीयर एक्सपेंड कर रहा है फ्री स्पेस में। दिस इज अ स्फीयर एंड इट इज एक्सपेंडिंग इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि और कोई फोर्स नहीं है, और कोई क्या, कोई भी फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटी है ना कुछ है ना, फोर्स छुट्टी पे गई है, ये जो स्फीयर है ये एक्सपेंड करते जा रहा है, मतलब इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, इसका जो रेडियस है, रेडियस एक्चुअली में बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई थी और हमको ये बताया गया था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। एक तो ये स्फीयर एक्सटेंड कर रहा है फ्री स्पेस में एंड मास कांस्टेंट है इसका, एंड मास इज कांस्टेंट। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी ये हमको बताना था। ठीक बच्चों, तो मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये देखो ये एक्सपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा तभी वो एक्सपेंड करेगा, है ना, कोई खींच रहा होगा ना उसको। ठीक है, फ्री स्पेस है तो मतलब क्या हो सकता है कि सब तरफ चार्जेस हैं, ये चार्जेस रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा होता जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, जब चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो जो ये तो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं इनका जो नेट डायरेक्शन क्या आएगा, टुवर्ड द सेंटर आएगा। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है ना यहाँ पे भी सेंट्रल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो बात क्या आ गई, जब सेंट्रल फोर्स लगता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में आपको झट से बता देना है कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अब जो हम लोग लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, दैट इज रोलिंग। रोलिंग से बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो बच्चों रोलिंग में जो सबसे मेन बात है वो ये है, रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर इंक्लाइन से अगर मैंने कोई बॉडी को रिलीज करा तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कि इसके प्लेन के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक, तो जब मैं बॉडी को ऊपर से छोड़ रहा हूँ और ये बॉडीज रोल कर रही हैं, ठीक, हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन की, तो अब ये जो बॉडी रोल कर रही है कुछ भी हो सकती है, ये रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, दिस कैन बी अ रिंग एंड दिस कैन बी अ डिस्क। तो ऑब्वियसली जब ये बॉडी नीचे पहुंचेंगी यहाँ पे तो हर बॉडी की अपनी अलग वेलोसिटी होगी, अलग टाइम लगेगा, है ना। जो नीचे पहुंचने का टाइम होगा सबकी वेलोसिटी अलग होगी, सबका टाइम अलग होगा और
जब नीचे आएगी तो दो तरह की एनर्जी होंगी इसके पास, एक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वन इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमको पता ये होना चाहिए कि जो ये अलग अलग तरह की एनर्जी, मतलब अलग अलग तरह के जो वेरिएबल्स हैं, ये कैसे डिपेंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। क्योंकि इन दोनों बॉडीज में डिफरेंस क्या है, मास मैंने दोनों को सेम दिया है, रेडियस आर दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन इस तरह का। तो हम सारे पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये देखो कि इन दोनों बॉडीज़ में, चाहे वो रिंग हो चाहे डिस्क हो, और भी ले सकते हैं हम, सॉलिड स्फीयर ले सकते हैं, हॉलो स्फीयर ले सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों बॉडीज में डिफरेंस किस बात का आएगा, मास सेम है, रेडियस सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। तो हमको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये सारी चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं। तो सबसे पहली बात, जो एक्सेलरेशन है ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए कि जब तक ये सरफेस रफ नहीं होगी तब तक रोलिंग पॉसिबल नहीं है। वो अलग बात होती है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको पहले से रोलिंग वाली कंडीशन दी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्क है ये रोलिंग मोशन में आएगी, अभी है नहीं रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन में आएगी। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए, रफ होना चाहिए, बिना उसके रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन आपका डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर कोई भी बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिख सकता हूँ, I is equals to mk square, where k is the radius of gyration. K is the radius of gyration. ठीक, तो अगर जैसे कि मैं डिस्क की बात करूं, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, mr²/2, तो ये आपका हो जाएगा r/√2। इसी तरह से जो रिंग होता है, रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितना होगा, दैट इज सेम एज r। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता है g sin थीटा, है ना। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, अभी आप एग्जाम में ड्राइव नहीं करेंगे, राइट। ये फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए। वे थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन। सो g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। तो एक पार्ट का आंसर तो हमको ऑटोमेटिकली मिल गया। अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम रिंग ले रहे हैं, डिस्क से रिंग पे जाते हैं, तो रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन कम होगा तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लेंथ तो उतना ही ट्रैवल करना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एस के इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ओमेगा, तीनों डिक्रीज करते हैं। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। तो जब k बढ़ाने पे ये चीज़ें कम हो रही हैं, तो चीज़ें, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, चीज़ जो बढ़ रही है वो है आपका टाइम, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम। ये जो टाइम है ये बढ़ेगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ऐसे टर्म है जो बढ़ते हैं, बाकी सब कम होते हैं। एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, फिर एक चीज़ हमें और जो पता होनी चाहिए कि जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी बॉटम पे, तो जनरली अभी तक हम प्रीवियस चैप्टर्स में क्या कर रहे थे कि जब बॉडी स्लाइड करती है तो उसके पास सिर्फ एक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे 2 एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो रेशियो क्या रहता है, अगर तो मतलब मान लो बॉडी h हाइट से नीचे गिरी, दिस इज हाइट h, तो नीचे आने पे इसके पास कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, mgh। लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, उसका कुछ फ्रैक्शन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और बाकी बच्चा वो फ्रैक्शन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हमें जो पता होना चाहिए, वो आप लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। मैं फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ कि रेशियो ऑफ काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ट्रांसलेशनल टू टोटल इज 1/1 +
k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो गाइस ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए।